नमस्कार दोस्तों। आज की इस डेरिवेटिव मार्केट की क्लास में पहले हम लोग समझ लेंगे थ्योरेटिकली कि डेरिवेटिव मार्केट्स क्या होती हैं, कैसे चलती हैं और क्या-क्या इनके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। फिर हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे कि डेरिवेटिव मार्केट में कैसे होता है, कैसे काम होता है, क्या टाइम वैल्यूज होती हैं, क्या होता है। तो चलिए पहले थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं और ये थ्योरी थोड़ा कायदे से समझिएगा क्योंकि ये आपके NISM सीरीज 8 में बहुत मदद करेगी क्लियर करने में। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज इसमें ये बताई गई है कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा कि बेसिकली होते तो कई तरीके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मेन होता है फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, वारंट्स। और तरीके के डेरिवेटिव्स भी डिफाइन कर दिए जाते हैं, जैसे लीप्स है या बास्केट है। लेकिन फॉरवर्ड्स पहले समझ लेते हैं। ये कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेसिकली। फ्यूचर्स क्या होते हैं? जो एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं। ऑप्शंस क्या होते हैं? जो एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं। और वारंट्स क्या होते हैं? वो लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस जो होते हैं वो वारंट्स कहे जाते हैं, जो ओवर द काउंटर ट्रेड करते हैं। बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको बेसिक चीज़ें और इम्पोर्टेंट जो है वो बताना चाहूँगा। बाकी फिर आप अपना पढ़ लीजिएगा, जो आपको बहुत मदद करेगा। अगर ऊपर वाले उसमें देखा जाए तो बेसिकली फैक्टर्स जो ड्राइव करते हैं ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, इंक्रीज वोलेटिलिटी ने इसको किया है, मार्केट इंप्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, शार्प डिक्लाइंस इन द कॉस्ट, ठीक है, प्लस डेवलपमेंट ऑफ मोर सोफिस्टिकेटेड एंड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। ये सब फैक्टर्स हैं बेसिकली जिन्होंने आपके डेरिवेटिव मार्केट को ग्रोथ दी है। क्लियर? बट मेन ये याद रखिएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली कस्टमाइज होते हैं, दो पार्टी के बीच में होते हैं। कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दो पार्टी के बीच में होते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बेसिकली एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं, रेगुलेटेड होते हैं एंड दे आर सेटल्ड बाय द एक्सचेंज। ओके। वारंट्स बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑप्शंस होते हैं जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस होते हैं। फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे लीप्स आते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म इक्विटी, एंटिसिपेशन सिक्योरिटीज या बास्केट। जब आपका पोर्टफोलियो है तो ऑप्शंस उसके होते हैं अंडरलाइन एसेट्स के साथ जो लिंक किए जाते हैं, ये होते हैं बेसिकली बास्केट्स, ऑप्शंस। फिर आगे होता है, एक और होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्वाप्स। स्वाप्स दो तरीके के होते हैं, एक इंटरेस्ट रेट स्वाप्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा होता है करेंसी स्वाप्स। Swaps क्या होते हैं? It's a basically a private agreement between two parties to exchange the cash flow in the future according to the pre-arranged formula। एक फॉर्मूला बना लिया जाता है दो पार्टीज के बीच में। उस पार्टी में जिसका प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट चला जाता है एक नोशनल अमाउंट पे, और जिसको लॉस होता है वो लॉस वो भरता है। इस तरीके से होता है, एक नोशनल अमाउंट पे ये चीज बनाई जाती है जिसपे एक फॉर्मूला होता है दो पार्टीज के बीच में, ये डिसाइड करने के लिए कि कैसे प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होगा। बट दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, दैट इज इंटरेस्ट रेट स्वैप्स एंड करेंसी स्वैप्स। फिर आप आगे देख सकते हैं इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट, ये एक इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेशंस इन द डेरिवेटिव मार्केट, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा नहीं है बट ये आप एक रीड कर लीजिएगा जिससे कि आपको आइडिया रहे कि अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको आंसर कर सकें। अब चलते हैं एग्जैक्टली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि फॉरवर्ड्स, फॉरवर्ड्स क्या होते हैं? इसमें एक एग्जांपल जो दिया गया है कि एक फार्मर है जो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक फार्मर है जिसको डर है कि वो कोई भी चीज जो प्रोड्यूस कर रहा है, लेट्स से शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है, शुगर केन के अभी तो दाम अच्छे हैं लेकिन आगे चल के जब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा तो मे बी इसके दाम गिर जाए। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, किसी के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा कि हम आगे की डेट पे
2 महीने या 3 महीने बाद जब मेरे फसल होगी तो मैं आपको इस रेट पे ये बेचूंगा, चाहे उस रेट से ऊपर शुगर केन ट्रेड कर रहा हो या फिजिकल मार्केट में उस रेट से नीचे ट्रेड कर रहा हो। ये होता है एक तरीके से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। वो अपने प्राइस को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। इसी तरीके से जो बायर होता है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, दूसरा काउंटर पार्टी है, वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि मे बी को ऐसा हो कि शुगर केन कम हो और प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट इसमें साइन करता है कि अगर प्राइस बढ़ जाए तो अपने आप को एक तरीके से वो भी प्रोटेक्ट कर ले, वो भी अपने आप को हेज कर ले। तो दोनों पार्टीज अपने आप को एक तरीके से हेज करती हैं। ये होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरी चीज होती है फ्यूचर। ये एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। एसेंशियल्स ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द टू पार्टीज थ्रू एक्सचेंज। Exchange is the legal counterparty to both the parties. Prices decided today. हर वक्त करंट मार्केट प्राइस पे जो चीज चल रही होती है वो प्राइस डिटरमाइंड होता है, क्वांटिटी डिसाइड होती है एंड क्वालिटी डिसाइड होती है। एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे चाहे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हो या जैसे भी हो, उसकी क्वालिटी डिसाइड। टिकट साइज डिसाइड होता है फ्यूचर्स में। डिलीवरी का पूरा डिसाइड होता है, कहाँ कब कैसे क्या। मार्जिन दोनों पार्टी से ली जाता है और कुछ चीजों टाइम पे इसमें सर्किट्स भी होते हैं, प्राइस लिमिट सर्किट्स भी लगे होते हैं। फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सेंचुरी ओल्ड है इन कमोडिटी ट्रेडर्स। फ्यूचर्स आर स्पेशलाइज्ड फॉरवर्ड विच आर सपोर्टेड बाय द एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? अब ये पढ़ लीजिएगा लिमिटेशंस ऑफ फॉरवर्ड क्या है। काउंटर पार्टी रिस्क होता है, क्योंकि भाई दो पार्टीज के बीच में अगर कस्टमाइज्ड हो रहा है और एक्सचेंज बीच में नहीं है तो काउंटर पार्टी रिस्क होता है, दूसरा डिफॉल्ट कर सकता है मतलब। और प्राइस ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल क्या रेफरेंस पॉइंट है, किस पे डिसाइड होगा, इन सब पे थोड़ा सा इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। एडवांटेजेस ऑफ फ्यूचर्स बेसिकली क्या है, जब एक्सचेंज ही काउंटर पार्टी आपका बन रहा है लीगल वे में, तो इसमें मोस्ट ऑफ द जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में जो लिमिटेशंस होती हैं वो इसमें एलिमिनेट कर दी गई हैं। काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है, प्राइस बहुत अच्छी तरह से डिटरमाइंड होता है, अंडरलाइन असेट्स क्लियर होते हैं, सब कुछ। अब लिमिटेशंस ऑफ फ्यूचर्स क्या है? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। अब जैसे मैंने पिछले बार के वीडियो में आपको बताया कि एक लॉट अगर आप ले रहे हैं किसी चीज में, उसमें अगर उसका लॉट साइज है फॉर एग्जांपल 3000, तो आपको इतनी क्वांटिटी लेनी ही पड़ेगी, एक लॉट लेना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप आधा लॉट ले लें या 1/4 लॉट ले लें, आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। ये एक लिमिटेशंस होता है। क्लियर? अब एक्सपायरी ऑफ फ्यूचर्स, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो फिर उसकी एक्सपायरी भी होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट कभी तो फुलफिल होना चाहिए, किसी एक डेट तक वो पूरा होना चाहिए, तो एक्सपायरी डेट होती है। इंडियन स्टॉक मार्केट में लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ एक्सपायरी डे होता है। अगर उस दिन छुट्टी है तो उसके एक दिन पहले उसकी एक्सपायरी सेट की जाती है, नहीं तो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ उसकी एक्सपायरी होती है। लास्ट हाफ एन आवर में 30 मिनट्स में जो उसका एवरेज प्राइस होता है उससे अंडरलाइन असेट का लिया जाता है। अंडरलाइन असेट का जो लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज प्राइस होता है उससे डेरिवेटिव्स सेटल किए जाते हैं। ओके, दिस इज ऑफ द अंडरलाइन assets। अब अंडरलाइन असेट्स इन डेरिवेटिव मार्केट्स कौन कौन से होते हैं? इक्विटी के शेयर्स होते हैं, इंडिसीज होती हैं,
इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, कमोडिटीज होती हैं और डेरिवेटिव देमसेल्व्स होते हैं। अब आगे चलते हैं कि बेसिकली कमोडिटीज में दैट आर इजी टू ट्रेड ऑन फ्यूचर एक्सचेंज, जो स्टैंडर्डाइज हो सकते हैं, जो बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर है, वोलेटाइल प्राइस है, अनसर्टेन डिमांड है, सप्लाई की कंडीशंस हो सकती है। आर्बिट्राज क्या होता है बेसिकली, अगर आप समझें तो आर्बिट्राज होता है प्राइस डिफरेंस में जो अपॉर्चुनिटी आती है। फॉर एग्जांपल, मार्केट ए में किसी प्रोडक्ट के दाम चल रहे हैं 100 रुपए और मार्केट बी में उस प्रोडक्ट के प्राइस चल रहा है 110, तो ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। कैसे? आप यहां खरीदिए और यहां बेच दीजिए। जैसे कि यहां बताया है, बाय फ्यूचर्स व्हेन यू आर बुलिश, सेल फ्यूचर्स व्हेन यू आर बेरिश। तो अब कहीं ना कहीं तो ये प्राइस सेटल होगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के दोनों प्राइस हैं। एक मार्केट में चल रहा है 100 रुपए और दूसरे मार्केट में चल रहा है 110 रुपए। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहां से खरीदें और यहां बेच दें, मार्केट ए से खरीदें और मार्केट बी में बेच दें, तो हमें 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ये मेरी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी हुई। क्लियर? अब समझते हैं हेजेस या हेजर्स कौन होते हैं। हेज करने के लिए क्या होता है बेसिकली, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक लिया कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया 100 रुपए का कैश मार्केट में और उसका फ्यूचर मार्केट चल रहा है 110 रुपए। आप कैश में बाय कर लेंगे। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, प्लस साइन बाय के लिए होता है, माइनस साइन सेल के लिए होता है। और फ्यूचर मार्केट में तो इस तरीके से फ्यूचर मार्केट में सेल कर देंगे, तो आपने अपने आप को हेज कर लिया। अगर अंडरलाइन एसेट का प्राइस गिरेगा तो फ्यूचर का प्राइस भी गिरेगा। अगर ये प्राइस बढ़ेगा तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो एक में आपको प्रॉफिट होगा, दूसरे में लॉस होगा, लेकिन अल्टीमेटली आप हेज रहेंगे, आपको उस प्राइस से ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। इसी का जरिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। बेसिकली एक फार्मर है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है फॉर एग्जांपल वीट। अभी वीट के प्रेजेंट में दाम चल रहे 100 रुपए पर केजी। लेट्स अज्यूम एक चीज, उसको ये दाम अच्छे लग रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा बायर के साथ कि वो इस रेट पे उसको 3 मंथ्स बाद 100 रुपए पर केजी पे सेल कर देगा। अब कैसे ये दोनों चीजें हेज हुई, ये फार्मर कैसे हेज कर रहा है और ये बायर कैसे अपने आप को हेज कर रहा है। लेट्स अज्यूम ये बायर बेकरी चलाता है और इसको चाहिए होता है वीट। लेट्स अज्यूम आफ्टर 3 मंथ प्राइस हो गया 30 रुपए पर केजी, बट फार्मर ने क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 100 रुपए पे, तो उसको 100 रुपए से ही वो मिलेगा। एक तरीके से फार्मर ने अपने आप को हेज कर लिया एंड 70 रुपीज के लॉस से अपने आप को बचा लिया। बट यहां फिर इसको लॉस हो गया? नहीं, इसको लॉस तो हुआ है, लेकिन इसने आपको इस मारे हेज किया था कि लेट्स अज्यूम प्राइस अगर आफ्टर 3 मंथ्स 150 पर केजी हो जाता, तब भी फार्मर 100 रुपए पे बेच के खुश था, और ये खुश हो जाएंगे क्योंकि इनको 150 की जगह 100 रुपीज में वीट मिल गया, पर केजी वीट मिल गया।
तो ये भी एक तरीके की हेजिंग है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया हो। अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं कोई, तो मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगा, नहीं तो पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब ये एक टॉपिक है रोल्स ऑफ द प्लेयर्स इन द डेरिवेटिव मार्केट। हेजर्स इसको लेते हैं, स्पेकुलेटिव्स लेते हैं, आर्बिट्राज वाले लेते हैं, स्पेकुलेशंस लेते हैं, रिस्क टेकर्स रहते हैं। बेसिकली कौन कौन डेरिवेटिव मार्केट में आता है और ट्रेड करता है, ये चीजें थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जब आप स्टॉक मार्केट में काम करेंगे तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली ये टर्म्स यूज होते हैं। ओपन बाय मीन्स वन लॉन्ग पोजिशन, ओपन सेल मीन वन शॉर्ट पोजीशन। आप कोई चीज बेचते हैं और आपके पास है नहीं और आप बेचते हैं तो उसको सेल पोजीशन कहते हैं, शॉर्ट करना कहते हैं। अगर आपके पास कोई चीज है नहीं और आप बाय करते हैं तो उसको कहते हैं लॉन्ग पोजीशन लेना। क्लियर? क्लोजिंग ऑफ द बाय मीन्स ऑफसेटिंग, क्लोजिंग ऑफ द सेल मीन ऑफसेटिंग। ठीक है, दैट इज आपका जो अर्लियर लॉन्ग पोजीशन है, आपने पहले बाय किया और फिर आप सेल कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं स्क्वायर ऑफ करना। दैट इज स्क्वायर ऑफ। इक्वल एंड अपोजिट ट्रांजैक्शंस मींस स्क्वायर ऑफ। आपने पहले 100 शेयर खरीदे, फिर बाद में आपने 100 शेयर बेच दिए, तो आपने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। बिड एंड आस्क क्या होता है? एक बहुत सिंपल सी चीज है। इस साइड बायर है और इस साइड सेलर है, ठीक है। अगर यहां पे कोई कह रहा है कि मैं 100 रुपए पे खरीदूंगा और यहां पे कोई कह रहा है 100 सेल है, तो he is asking and he is bidding। कहने का मतलब है ये बिड कर रहा है और ये आस्क कर रहा है। कहने का मतलब ये है बायर बिड करता है कि मैं 100 रुपए पे लेने के तैयार हूं, सेलर आस्क करता है कि मैं 101 पे सेल करने के लिए तैयार हूं। तो ये होता है बिड एंड आस्क। इन दोनों के डिफरेंस को होता है 100 रुपए और 101। बायर और बिड और आस्क के जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। क्लियर? फिर एक्सोटिक डेरिवेटिव्स भी होते हैं, ओवर द काउंटर भी होते हैं। ये सब आप एक बार बेसिकली पढ़ लीजिएगा, ऑर्थोडिकल है, ठीक है। फिर आते हैं दो तरीके के रिस्क, एक सिस्टमैटिक रिस्क होता है और एक नॉन सिस्टमैटिक रिस्क होता है। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? अराइज फ्रॉम डेवलपमेंट which affects the entire system. For example, the entire stock market might be attacked by a major earthquake. तो ये होता है सिस्टमैटिक रिस्क, जो बेसिकली आप किसी तरीके से इस रिस्क को हटा नहीं सकते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है यूनिक रिस्क, जो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आप डाइवर्सिफाई करके, आप कई स्ट्रैटेजीज लगा के आप इस रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं, बट सिस्टमैटिक रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे कि प्राइस कैसे डिटरमाइंड होता है। बेसिकली अंडरलाइन एसेट से होता है और कई उसमें फैक्टर्स होते हैं कि वोल्टिलिटी कितनी है, टाइम पीरियड कितना है। ये बेसिकली मैं आगे की वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये अभी आप सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ लीजिए। फिर रिस्क मैनेजमेंट होता है। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ लीजिएगा कि पहले तो रिस्क आइडेंटिफाई कैसे होता है, फिर डिसाइडिंग हाउ मच रिस्क इज एक्सेप्टेबल क्या होता है, फिर मॉनिटरिंग ऑफ द रिस्क क्या होता है। ये सब पॉइंट्स होते हैं बेसिकली जब आप रिस्क मैनेज करते हैं, कि एग्जैक्टली रिस्क को देखना कैसे, रिस्क समझना क्या है, ये रिस्क है या अपॉर्चुनिटी है, या इस रिस्क पे कितनी अपॉर्चुनिटी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। ऑल दीज फैक्टर्स कम अंडर रिस्क मैनेजमेंट। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? बेसिकली जो चीज आपके पास नहीं है और वो आप बेच देते हैं, उसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं।
आपके पास कोई और चीज है, कोई स्टॉक है या कोई चीज है, कोई असेट है और आप उसको बेच रहे हैं, उसको स्क्वायर ऑफ कहते हैं। बट अगर आपके पास वो असेट नहीं है और आप वो एसेट बेच रहे हैं, उसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। फिर बीटा क्या होता है? बीटा क्या होता है? बेसिकली it's the volatility measurement, or you can say the movement of the stock with reference to index। कहने का मतलब ये है, अगर हम पहले एक चीज समझें कि निफ्टी अगर है, निफ्टी इंडेक्स है, ठीक है, इसका बीटा हमेशा 1 होता है। क्लियर? अब हम कोई स्टॉक का अगर हम बीटा कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका बीटा है 1.5। तो कहने का मतलब ये है इसका कि जब निफ्टी 1 पॉइंट चलेगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5 पॉइंट्स चलेगा, या परसेंटेज आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर निफ्टी 1 पॉइंट गिरेगा या 1% गिरेगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अप्रोक्सीमेटली 1.5% गिरेगा। ये इसका बीटा है विद रेफरेंस टू। एक जनरलाइज वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने का कि बीटा होता क्या है। बेसिकली बीटा इस तरीके से काम करता है कि अगर किसी का बीटा 1.5x है तो निफ्टी के रेफरेंस में वो कितना चलेगा। वोलेटिलिटी इज कितना ऊपर नीचे, क्या रेंज है, डेली वोलेटिलिटी क्या होती है, ये बेसिकली हल्का सा वोलेटिलिटी होता है। वोलेटिलिटी माने अप एंड डाउन, हाउ वोलेटाइल द स्टॉक इज। आगे चलते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस में 2 आते हैं, कॉल एंड पुट। इसके लिए मैं आगे बहुत ही डिटेल्ड में एक वीडियो बनाऊंगा जो आप देखिएगा, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं, पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे उनसे स्ट्रैटेजीज बनती हैं, क्या फैक्टर्स देखने होते हैं, और बहुत ही प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं। फिर एक्साइज डेट होती है, दैट इज द एक्सपायरी डेट, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। फिर होता है स्ट्राइक प्राइस, ये भी मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि जिस रेफरेंस पॉइंट पे डिसाइड होता है ऑप्शंस का। ये ऑप्शंस में एक पॉइंट कहा जाता है जहां पे बेटिंग चल रही होती है, या यूं कह दीजिए आपका व्यू चल रहा होता है, आप व्यू होता है आपका उस पॉइंट पे। फिर ऑप्शन प्रीमियम एज ऑप्शन प्राइस। प्रीमियम का एक सिंपल सा भी आपको मैं वो बता दे रहा हूँ, बाकी फिर डिटेल में बताऊंगा। प्रीमियम क्या होता है, 2 चीजों से बना होता है, दैट इज टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। टाइम वैल्यू होती है उसकी एक्सपायरी तक के कितनी वैल्यू बची हुई है आज के दिन से, और इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसमें कितनी सच्चाई है, हाउ मच द इंट्रिंसिक वैल्यू इट होल्ड्स। कोई भी ऑप्शन हो, क्लियर, चाहे कॉल हो या पुट हो। फिर ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा कि कॉल अमेरिकन क्या होते है, स्टाइल क्या होता है, कॉल ऑप्शन सेलर्स क्या होते हैं, फिर अमेरिकन ऑप्शंस क्या होते हैं। ये सब थ्योरेटिकल है, बेसिकली प्रैक्टिकली कहीं आपको काम नहीं आएगा। फिर कंपोनेंट्स ऑफ द ऑप्शन वैल्यू, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा कि मार्केट प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है। ये मैं आपको आगे की वीडियो में डिटेल्ड में बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है, डिविडेंड्स का क्या इम्पैक्ट होता है ऑप्शंस में। फिर ये होते हैं ग्रीक्स। जो प्रीमियम होता है ऑप्शंस का, उनका प्राइस जो डिटरमाइंड होता है उसमें ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो।
बीटा बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें बता देते हैं कि किसी अंडरलाइन, लेट्स अज्यूम कि कोई अंडरलाइन असेट है कैश सेगमेंट में, वो 1 रुपए बढ़ा और उस ऑप्शन का बीटा है फॉर एग्जाम्पल 0.5, ये इसका बीटा है। तो कहने का मतलब है जब कैश में वो 1 रुपए बढ़ेगा तो अगर उसका ऑप्शन प्राइस चल रहा है 10 रुपए, तो कैश के 1 रुपए के मूवमेंट पे वो चलेगा 10.5। तो जैसे ही कैश में 1 रुपए का मूवमेंट होगा, उसमें लगभग मूवमेंट होगा 10 से 10.5 पे, मतलब 0.5 का मूवमेंट होगा। ये होता है बीटा। गामा क्या होता है? इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द ऑप्शन डेल्टा। ये जो डेल्टा है, सॉरी इसको डेल्टा समझिए, जो डेल्टा है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो डेल्टा निकाला जाता है, ये ऑप्शन जो डेल्टा है, इस डेल्टा में भी चेंज आता है, उस चेंज को कहते हैं गामा। क्लियर? कि फॉर एग्जांपल कुछ वोलेटिलिटी हुई, कुछ हैपनिंग्स हुई, अब ये जो डेल्टा है ये चेंज हो गया 0.5 से 0.6। ये जो चेंज होता है, इस चेंज को कहते हैं गामा। क्लियर? थीटा क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। टी फॉर थीटा, दैट इज कितना टाइम पीरियड बचा है। वेगा वी, सिंपल सी चीज है, टी थीटा दैट इज टाइम, वेगा वी वोलेटिलिटी। ठीक है, पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइन एसेट्स। Rho is the portfolio options is the rate of change of the portfolio with the respect of the interest rates. Rho जो होता है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। ये बेसिकली आप सिर्फ थ्योरेटिकली जान लीजिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे इन सबको कंसिडर किया जाता है। बेसिकली प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल थोड़ा सा ऑप्शंस में बहुत डिफरेंट होता है। मेन मेरा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली जब आएंगे तब आपको ज़्यादा पता रहेगा कि एग्जैक्टली इससे पैसा कैसे कमाना है। फिर आगे होता है इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ मनी ऑप्शंस। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। टाइम डिके क्या होता है? जब एक्सपायरी के पास आ रहे होते हैं तो बेसिकली उसका टाइम वैल्यू इरोड हो रहा होता है, एक्सपायरी वाले दिन टाइम वैल्यू 0 हो जाता है, इसको कहते हैं टाइम डिके। तो अगर ये चार्ट देखा जाए तो टाइम वैल्यू, ये फॉर एग्जांपल ये टाइम है और ये वैल्यू है, तो टाइम वैल्यू यूं चलता है ऐसे, और एक्सपायरी वाले दिन 0 हो जाता है। पहले तो ये थोड़ा सा सरवाइव करता है और जैसे ही जैसे एक्सपायरी पास आती है ये बेसिकली 0 की तरफ बढ़ने लग जाता है बहुत तेजी से। ये दो चीजें देख लीजिएगा कि बाइनोमियल मॉडल एंड ब्लैक शोल मॉडल क्या होता है। बेसिकली कहीं यूज नहीं होता, इनके कैलकुलेटर्स मिलते हैं, आप आराम से कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? फिर ऑप्शन प्रीमियम बता दिया। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हैं, ये इसके लिए बहुत स्पेसिफिकली मुझे अलग वीडियोस बनानी पड़ेंगी कि कॉल राइटिंग क्या होती है, प्रोटेक्टिव पुट क्या होती है, बुल स्प्रेड्स क्या होते हैं, बेयर स्प्रेड्स क्या होते हैं, स्ट्रैडल्स क्या होते हैं, स्ट्रैंगल्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ लीजिए, मैं आपको, और आप फर्दर वीडियोस देख लीजिएगा जिससे ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाए। सो बेसिकली दिस इज व्हाट एक ऑप्शंस में
या डेरिवेटिव सेगमेंट में इंपॉर्टेंट था। ये बेसिकली थ्योरेटिकल है, जब आप प्रैक्टिकल वीडियोस देखेंगे तो आपको सही में समझ में आएगा कि इस पे कैसे डील करते हैं, कैसे काम करते हैं एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। थैंक यू।